गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू कॉमेट लर्निंग। तो हमने क्लास 10th एमएच बोर्ड का चैप्टर नंबर वन इन साइंस टू में चैप्टर नंबर जो 1 है हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये स्टार्ट कर दिया था। इस पर हमने काफ़ी सारी चीज़ें हेरिडिटी के ऊपर, प्रोटीन सिंथेसिस, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन के ऊपर पढ़ चुके हैं और म्यूटेशन का भी हमने इस पे टॉपिक देख चुका है। अब मतलब हमारा हेरिडिटी वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है इवोल्यूशन। इसके तरफ चलेंगे अब हम इवोल्यूशन के तरफ। सो क्या होता है इवोल्यूशन, सभी को पता है क्या होता है इवोल्यूशन। भाई बोलते हैं ना, इंसान कहाँ से आया था, इंसान बंदरों में से इंसान आया है, बोलते हैं ऐसे। कहीं ना कहीं किसी के आपने सुना ही होगा कि भाई बंदर से इंसान बने, तो कैसे बने, ये इवोल्यूशन हुआ। क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ, तब ना जाके उनसे इंसान बने। तो इवोल्यूशन क्या है, बेसिकली इवोल्यूशन यानी कि चेंजेस आ जाना। कुछ चेंजेस आ जाते हैं एनवायरनमेंट के हिसाब से, खुद को क्या कर लेना, एडेप्ट कर लेना, उसको बोलते हैं हम इवोल्यूशन। इवोल्यूशन की वजह से ही हमको नई नई स्पीसीज देखने को मिलती है। जब स्टार्टिंग में अर्थ में लाइफ आई, उस टाइम पे सिर्फ सिंपल एक सेल हुआ करता था। धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, यानी कि इवोल्यूशन आया और कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली। ठीक है, उस टाइम पे यानी कि आज से ना जाने कितने हजारों करोड़ों साल पहले कुछ ही ऑर्गेनिज्म हुआ करते थे, लेकिन आज कितने वैरायटीज के हैं। ये किस वजह से हैं, ये सभी के सभी सिर्फ और सिर्फ इवोल्यूशन यानी कि खुद को एडेप्ट करते चले गए और इवॉल्व होते चले गए। अलग अलग बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से अपने आप को वो इवॉल्व करते चले गए, एडेप्ट करते चले गए और नई नई हमको स्पीसीज देखने को मिली। यही हमारा इवोल्यूशन। सो बहुत सारी चीजें इसमें हमको देखनी है इवोल्यूशंस में। फिर हमको उसके एविडेंस भी देखने हैं, किन किन बेसिस पर, सारी चीजें अपन एक एक करके क्लियर करेंगे। सो जैसे कि आपको पता है हमारे खुद के नोट्स होते हैं, हम उसमें से पढ़ाते हैं। सो आज हम देखेंगे कि इवोल्यूशन के बारे में कि क्या होता है इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन यानी कि, और ये जो इवोल्यूशन है एकदम से नहीं होता है, बहुत धीरे, बहुत स्लो प्रोसेस है। ग्रेजुअली और स्लो प्रोसेस है। कैसी, ग्रेजुअली और स्लो प्रोसेस है ये। सो ये कंटिन्यू होते रहता है। एक जनरेशन में आपको ये फर्क समझ में नहीं आएगा, हजारों करोड़ों कितने साल जनरेशन चलते रहती है, तब जाके कुछ ना कुछ हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं और नई स्पीसीज। सो हम क्या देख रहे हैं, इवोल्यूशन। सो इवोल्यूशन में क्या बोला है कि फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज, नई स्पीसीज का फॉर्मेशन होना ड्यू टू चेंज इन स्पेसिफिक कैरेक्टर। कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर में चेंज आ जाएगा, यानी कि समझ लो मैं आज इंसान हूं, मेरे अंदर कोई उड़ने वाला जीन आ जाता है, तो फिर मैं इंसान रहूंगा क्या, नहीं, एकदम से स्पीसीज क्या हो जाएगी, चेंज आ जाएगी। तो कोई कैरेक्टर में चेंज आ जाना, फिर वो क्या हो जाएगा, एक नई स्पीसीज के तरफ बढ़ने लगेगा। सो फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू स्पीसीज due to change in a specific character of several generation of living organism as a response to natural selection is called evolution। इसी को तो क्या बोलते हैं हम, evolution। और ये सारा का सारा नेचर सिलेक्ट करती है, हम अपने आप से खुद नहीं करते। evolution is gradually change। कैसा होता है, gradually change होता है। gradually change यानी कि जैसे कि ग्राफ में आप देखे होंगे, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है। तो इसमें कोई ग्रेजुअली चेंज देखने को मिलता है तो वो ग्राफ एकदम ऐसा बनता है। जो ग्राफ ऐसा बनता है उसको क्या बोलते हैं अपन, ग्रेजुअली। सो ऐसे चेंजेस देखने को मिलते हैं, बहुत सारी चीजें ऑकरिंग कहां पर होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म में होगा। और ये सिर्फ थोड़े समय के लिए नहीं होता है, ये चेंज बहुत लंबे समय तक के चलते रहता है। थोड़ा चेंज करके फिर जब हम देखते हैं तो पुराने और बहुत सारे गैप के बीच में एक नई स्पीसीज देखने को हमको मिलती है। सो इसको कैसी है ये प्रोसेस, वेरी स्लो गोइंग प्रोसेस, बहुत स्लो प्रोसेस है। ये एकदम से नहीं कि चुटकी बजाए और हो गया, या एक साल में 10 साल में
लाखों करोड़ों साल तक के ये चलते रहता है. सो वेरियस कंपोनेंट ऑफ रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट इन द स्पेस टू बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ शुड बी इंक्लूडेड इन द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन. ये सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं हम इवोल्यूशन में. अब क्या है, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थेरीज दी है अबाउट इवोल्यूशन. नाउ द थेरीज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज एक्सेप्टेड विच इज गिवन बाय द चार्ल्स डार्विन. सो चार्ल्स डार्विन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कौन सी थेरी दी? नेचुरल सिलेक्शन. कौन सी थेरी? नेचुरल सिलेक्शन. नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है? वहां पर नेचर सिलेक्ट करती है कि कौन जिंदा रहेगा, कौन मरेगा, कौन अच्छे से ग्रो करेगा. सो ऑल थिंग इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर. जब नेचर सिलेक्ट करने लगे कि कौन अच्छे से रह पाएगा, किसकी स्पीसीज होगी, कौन अच्छे से रिप्रोडक्शन करेगा, किसके नंबर्स बढ़ेंगे, सो वो नेचुरल सिलेक्शन वाली वहां पर बात आ जाती है. नाउ द ओरिजिन ऑफ लाइफ. अब जैसे कि हम बात करते हैं लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुआ. सो हमको तो पता है सबसे पहले लाइफ ओशन में मिला. कहां पर मिला? ओशन में. सो क्या हुआ कि पहले तो बहुत कुछ भी नहीं था स्टार्टिंग में, तो फिर हमारा यूनिवर्स बना, फिर अर्थ बनी. अर्थ में स्टार्टिंग को क्या बोलते थे? पहले बोलते थे ना आग का गोला हुआ करता था, फिर धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन हुआ, फिर जो गैसेस सरफेस पे प्रेजेंट थे वो आपस में रिएक्ट करना शुरू किए, फिर वो एक ओशन में क्या हुआ, एक कंपोनेंट यानी कि सारे अलग अलग कंपोनेंट मिलके एक सेल बनाने लगे. क्या बनाने लगे? सेल बनाने लगे. सो वही वैसे ही फिर क्या मिला हमको? लाइफ मिली 3.5 बिलियन ईयर अगो. सो कितने? 3.5 बिलियन ईयर अगो देयर वाज नो लाइफ ऑन द अर्थ. 3.5 बिलियन ईयर अगो उसके पहले कोई लाइफ नहीं थी, फिर उसके बाद से लाइफ हमको मिली. एट द बिगिनिंग ओनली सिंपल एलिमेंट्स वर फाउंड. स्टार्टिंग में सिर्फ छोटे छोटे और सिंपल एलिमेंट्स मिलते थे हमको जो ओशन ऑन द अर्थ. सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड में बी बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दोज. तो वही बोला है कि जो कंपाउंड मिल रहे थे वो कहां पर मिक्स हुए. नाउ द मिक्सचर ऑफ सच कंपाउंड प्लांटेड टू कहां पर? सी. नाउ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड हैव फॉर्म्ड ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. दोज सिंपल compound from this mixture different type of organic inorganic compound primitive of cell form. तो वही जो छोटे छोटे सिंपल कंपाउंड बने, फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बने, और जब वो कॉम्प्लेक्स सारे के सारे कंपाउंड साथ में आ गए तो सेल बना. अब जैसे कि हम देखते हैं सेल में क्या है? न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, लिपिड्स प्रेजेंट है. तो ये सारी चीजें से ही सेल बना हुआ है. तो ये सारी चीजें स्टार्टिंग में कैसे अलग अलग कंपोनेंट के रूप में हुआ करती थी. फिर क्या हुआ कि ये आके असेंबल हुए तो इन्होंने एक सेल का रूप लिया, एक सेल बना. सो ऐसे एक सेल बना, ऐसे लाइफ क्या हुई? ओरिजिनेट हुई अर्थ पे. नाउ फ्रॉम दिस यूनिसेल्युलर, अब स्टार्टिंग में सिर्फ एक सेल बना, तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म से मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या हुए? फॉर्म्ड हुए. लेटर क्रॉसेस ऑफ द स्पीसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल ऑकर ऑन द अर्थ. दिस एंटायर फेनोमेना लीड टू ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ. ये जो फेनोमेना आपको तो बिल्कुल छोटा सा है, लेकिन आप क्लास 12th में पढ़ोगे तो काफी बड़ा फेनोमेना है ये. कैसे प्रिमिटिव एनवायरनमेंट था, फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल कैसे असेंबल हुए, फिर प्रोटोसेल बना. सो बहुत सारी चीजें, बहुत बड़ी प्रोसेस है. तो फिर धीरे धीरे करके, और ये 1 साल में 10 साल में नहीं हुआ. मैं फिर से क्लियर कर रहा हूं, इसको लगने में काफी लाखों करोड़ों मिलियंस ऑफ ईयर लगे ये सारी प्रोसेस होने को. यानी कि एक सेल फॉर्म होने के, एक सेल फॉर्म से फिर मल्टी सेलुलर एनिमल, फिर डिफरेंट टाइप के एनिमल बने. नाउ द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में क्या बोला कि क्या कौन कौन सी थ्योरीज दी गई है आपको? क्या बोला है थ्योरीज में आपके कि अकॉर्डिंग टू द थ्योरी फर्स्ट लिविंग मटेरियल दैट इज प्रोटोप्लाज्म हैज बीन फॉर्म्ड इन द ओशन. क्या? प्रोटोप्लाज्म मिला सबसे पहले. प्रोटोप्लाज्म. अब अच्छा है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? ये हमारा सेल है, सेल के अंदर की ये जो भी स्पेस है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म. क्या बोलते हैं इसको हम? साइटोप्लाज्म. नाउ द साइटोप्लाज्म विदाउट सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म. अब क्या बचा? ये सिर्फ साइटोप्लाज्म बचा अंदर का. साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट है, लेकिन बाहर की सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है क्या? नहीं. अगर बाहर की सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं है और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हम प्रोटोप्लाज्म. क्या बोलेंगे उसको हम?
प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो सबसे पहले ओशन में वो मिला हमको, फिर क्या हुआ उसके बाद कि आफ्टर कोर्स ऑफ टाइम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वाज फॉर्म्ड, फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आए, देन ग्रेजुअली धीरे धीरे करके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बड़े होते गए और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म बनते गए। नाउ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स वर फॉर्म्ड। ड्यूरेशन ऑफ दिस चेंजेस एटमॉस, देखो कितना बोल रहा है, 300 करोड़, 300 करोड़ ईयर्स लगे ये सारी चीजें होने में। नाउ देन multi-dimensional changes and development occur in the living organism, this lead to evolution, different type of organism। फिर बहुत सारे different type के अलग अलग क्या होते गए, डाइवर्जेंट होते गए सबकी, मतलब जिस सेल को जैसा कंडीशन मिलते गया, जिस एनिमल को जैसा कंडीशन मिलते गया, वो उस पर क्या करने लगा, खुद को अडेप्ट करने लगा, डेवलप करने लगा। सो हेंस दिस ओवरऑल प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। यही क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे करके इवोल्यूशन हो रहा है। एक छोटी सी चीज थी, फिर कॉम्प्लेक्स 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 सिटी की तरफ बढ़ती गई, तो ये क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है। क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, एडवांस होते जा रहा है। तो इसी को क्या बोला हमने, इवोल्यूशन, विच इज ऑर्गेनाइजेशनल। अब ये सिर्फ कोई एक अकेले चीज में हो रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीजों में हो रहा है, इसीलिए इसको एक ऑर्गेनाइजेशनल भी बोला है। नाउ द प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन इज गिवन बिलो, नीचे प्रूफ दिया गया है, जैसे कि हमको एविडेंस, जैसे कि मैंने बताया ना, अब हम क्या है, साइंस के स्टूडेंट बन चुके हैं, तो कोई भी चीज क्या है क्या नहीं, उसके पीछे हमको चाहिए रहता है सबूत। क्या चाहिए रहता है, सबूत, यानी कि प्रूफ, यानी कि एविडेंस। एविडेंस बोले तो प्रूफ, प्रूफ यानी कि वही सबूत जो हमको चाहिए रहते कि तभी हम उस चीज को मान सकते हैं। सो मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, पैलियोंटोलॉजिकली, नाउ द वेस्टिजियल ऑर्गन, ये सारी चीजें हमको एंसेस्टर से कनेक्ट करने लगती है। अब जैसे कि आपको मैं बोलूं कि आप बंदर से आए हो, तो मुझे तो साबित करके दिखाना पड़ेगा कैसे, तो अब मैं उसको क्या करने लगूंगा, साबित करूंगा कि देखो जो पुराने एनिमल्स हुआ करते थे, कौन कौन से किस टाइप के हुआ करते थे, उससे आप कैसे रिलेट करते हो, तब जाके तो ही आप मानोगे कि उनसे आप आए हो, वहां से इवॉल्व हुए हैं हम, यानी कि वो हमारे एंसेस्टर रहे होंगे। सो क्या बोला है प्रूफ में कि मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो हमारा बाहरी अपीयरेंस होता है, जब जैसे हम बाहर से दिखते हैं उसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजिकली। सो हम इसको भी कंपेयर करके देखेंगे बाहर से हम कैसे दिखते हैं। जैसे कि अब देखा जाए तो गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली जो भी है, उनको क्या है, एक आंख है, एक आंख है क्या, कितनी, एक नाक है, दो आंख है, हमको भी वैसा ही है, हमको भी दो आंख है, उनको भी दो आंख है, उनको भी एक नाक है, हमको भी एक, मुंह वैसा ही है। सो पोजीशंस ऑफ दैट स्ट्रक्चर आल्सो सेम। सो उनकी जो सारे कैरेक्टर्स, लगभग काफी सारी चीजें तो जो एक्सटर्नली मॉर्फोलॉजिकली कैसे सिमिलर है, कैसे सिमिलर है वो सारी चीजें। देन नेक्स्ट है कि एनाटॉमिकली एविडेंस, एनाटॉमिकली यानी कि अंदर के जो स्ट्रक्चर्स है उसको बोलेंगे अपन एनाटॉमिकली। देन वेस्टिजियल ऑर्गन यानी कि जो हमारे लिए वेस्ट हो चुके हैं, मतलब हमारे बॉडी में उस ऑर्गन का कोई काम नहीं है, ऐसे ऑर्गन को अपन बोलेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन। जैसे कि आपको पता है अपेंडिक्स क्या होता है कि जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसके लास्ट पे एक छोटी सी ट्यूब प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं अपन अपेंडिक्स। यहां पर दिखाता हूं मैं, यहां पर क्लियर हो जाएगा आपको डायग्राम से। ओके, यहां डायग्राम नहीं है तो आपको डायग्राम से अपन बताएंगे, क्योंकि अपने पास पीपीटी भी रेडी है। सो वहां पे आपको एग्जैक्ट क्लियर हो जाएगा कि किस चीज की बात हो रही है। सो वेस्टिजियल ऑर्गन, ये देखो मॉर्फोलॉजिकली जैसे मैंने बोला ये कुत्ता है, एंड देन वगैरह वगैरह डिफरेंट टाइप्स के, तो ये कैसे सेम दिख रहा है, सेम, सभी को सेम आंखें हैं, मतलब वहीं पर वैसे ही कान है, तो ये आपस में कहीं ना कहीं से रिलेट कर रहे होंगे। वैसे ही एनाटॉमिकली जैसे ये हमारे अंदर की हड्डियों का स्ट्रक्चर है, देखा जाए तो ये स्ट्रक्चर कैसे दिखने को मिल रहा है, हमको सेम देखने को मिल रहे हैं। वैसे ही वेस्टिजियल ऑर्गन जैसे कि ये लास्ट में अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। सो ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन जो हमारे एंसेस्टर रहे होंगे, जैसे कि आज भी गाय हो गया, भैंस हो गया, इनमें बहुत यूजफुल है, क्योंकि वो कच्चा खाना खाते हैं और वो सेल्यूलोज ज्यादा रहता है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए ये अपेंडिक्स में क्या करते हैं, वो डाइजेस्ट होता है। देन द विजडम टीथ, जिसको अक्कल दाढ़ भी बोलते हैं, एकदम लास्ट में आता है वो। देन कॉकेक्स यानी कि टेल बोन भी बोलते हैं। ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें वेस्टिजियल ऑर्गन है। क्या है ये सारी चीजें, वेस्टिजियल ऑर्गन। तो इससे हमको क्या प्रूफ मिलता है कि जो
उनके पास प्रेजेंट है, हमारे पास भी प्रेजेंट है, बस कंडीशन इतनी है कि हमारे लिए वो यूजफुल नहीं है, यानी कि वो रिड्यूस हो चुके हैं, लेकिन उनके लिए वो आज भी यूजफुल है। तो वो चीजें उनसे हमको क्या करती है, कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं। तो हम बोल सकते हैं कि वो हम उनसे ही कहीं ना कहीं से आए हुए हैं। सो देन आफ्टर दैट कहाँ हो गए हम, यस, देन पेलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, यानी कि फॉसिल्स, बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं हमको। देन कनेक्टिंग लिंक यानी कि एक ऐसा जो कि दो चीजों को कनेक्ट करके रख सके। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं तो आपका जो है, आप 8th क्लास में और 10th क्लास में हो, तो 8th और 10th को कौन कनेक्ट करके रखता है, 9th। अगर आप 8th क्लास में हो और आपको 10th क्लास में जाना है तो ऐसे ही चले जाओगे क्या, 8th से 9th और 9th से 10th जाओगे। तो 9th इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन 8th एंड 10th। सो जो बीच वाले कैरेक्टर्स होते हैं वो होता है कनेक्टिंग लिंक। देन एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस, एम्ब्रोलॉजिकल यानी कि जो एम्ब्रियो होता है, जो फिटस होता है, उसमें भी क्या सेम देखने को मिलता है, जो स्टार्टिंग का स्टेज होता है वो सेम देखने को मिलता है। यहां पर जितनी सारी बातें की मैंने, अपन एक एक चीजों को डीप में देखेंगे कि कैसे मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, वही मॉर्फोलॉजिकल यानी कि जो बाहरी अपीयरेंस है, द मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस बेस्ड ऑन द सिमिलरिटी ऑफ साइज, शेप और द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन अमॉन्ग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। सो वही चीजें, सारी चीजें जो मैंने बताया, नाक, कान, आंख, मुंह, सब क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम इन द सेंस कि स्ट्रक्चर वैसे ही तो प्रेजेंट है, हमारे पास भी माउथ प्रेजेंट है, वही फूड इंजेस्ट करने के लिए, कोई जानवर के पास भी वही, हमारे पास आइज प्रेजेंट है देखने के लिए, उनके पास भी पेयर ऑफ आइज प्रेजेंट है। सो ये क्या सारी सिमिलरिटीज बताती है। देन द वेरियस सिमिलरिटीज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, वही माउथ का स्ट्रक्चर, पोजीशन ऑफ आई, आंखों की पोजीशन, देन द स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल्स एंड ईयर पिन्ना, and the thickly distributed hair on the body are seen in animal. Then after that in case of plant, जब हम प्लांट की बात करते हैं तो बहुत सारे उसमें भी सेम कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, यानी कि बहुत सारे डिफरेंट वेराइटीज के आप प्लांट ले लो तो सभी के पास लीफ प्रेजेंट होगी, उनका शेप, देन द लीफ में जो वेनेशन होता है वो, देन द लीफ के पेट्यूल्स एक्सेट्रा। देन आफ्टर दैट द सिमिलरिटीज अमॉन्ग ऑर्गेनिज्म इंडिकेट दैट दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम कॉमन एंसेस्टर। हमको यही तो बोल रहे हैं ना कि भाई वो कहीं ना कहीं कॉमन एंसेस्टर से आए होंगे, यानी कि उनके जो पूर्वज है वो कैसे रहे होंगे, वो कॉमन रहे होंगे, यानी कि एक ही एंसेस्टर से आए होंगे। आफ्टर दैट द एनाटॉमिकल एविडेंस, एनाटॉमिकल एविडेंस यानी कि वही जो हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर है वो। एनाटॉमिकली एविडेंस आर सिमिलरली स्ट्रक्चर एंड anatomy between different organism. External anatomy of human's hand, foreleg ox and the pentagon of bat, flipper of whale doesn't show any similarities. Use each of those structures is different in respective animal. जैसे कि वही मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूं तो क्या है कि सबके काम वहां पर फंक्शन अलग अलग है। जब हम यहां पर देखेंगे तो क्या हो रहा है यहां पर, यस ओके, हाँ ये देखो, ये एनाटॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं हम। तो यहाँ पर क्या है, जो ह्यूमंस का हैंड है, ऑक्स का फोरलेग है, बैट का पेंटेग्यून है और वेल का फ्लिपर्स है। तो सबके फंक्शन अलग अलग है, सबके फंक्शन अलग अलग है, लेकिन देखा जाए तो फिर भी ये जो स्ट्रक्चर है कहीं सिमिलर है कहीं डिफरेंट है। सो यही सारी चीजें क्या बता रहा है कि कहीं ना कहीं से आप एक कॉमन एंसेस्टर से आए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक है, फिर इनके बाद जॉइंट 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 जॉइंट। सो ये सारी चीजें क्या है, यही तो हमको बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से रिलेट करते हो, क्या करते हो, रिलेट करते हो और कॉमन एंसेस्टर आप होंगे। सो देयर इज अ सिमिलरिटीज इन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स इन द ऑर्गन्स ऑफ ईच ऑफ दिस एनिमल्स, यानी कि उनके फंक्शन तो अलग थे लेकिन जो उनका स्ट्रक्चर है, जॉइंट्स है, वो सारी चीजें क्या है, सेम है। सो क्या है, कॉमन एंसेस्टर, कहीं ना कहीं से तो वो एक चीजों से आए हैं, तभी तो उनमें इतनी सारी सिमिलरिटीज देखने को मिल रही है। सो वही मेरा कहना है कि दिस सिमिलरिटीज इंडिकेट दैट दोज एनिमल्स हैव कॉमन एंसेस्टर। ये भी एक तरीके का हम प्रूफ, हम क्या देख रहे हैं, इवोल्यूशन, यानी कि जो प्रिमिटिव है वो आज हम वैसे हैं, तो हम इवोल्यूशन हुआ है ये बताने के लिए एक एविडेंस दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, एविडेंस पेश कर रहे हैं। सो उस एविडेंस में हमने एक मॉर्फोलॉजिकल देखा, देन द सेकंड वन इज एनाटॉमिकली। नाउ अपन चलते हैं अब थर्ड वन क्या है हमारा,
यस ये यहाँ पर है डायग्राम, देखो ह्यूमन का हैंड जो मैंने वहां पर दिखाया आपको। अब थर्ड है वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन क्या होता है, वही अभी देखा, यानी कि जो वेस्ट है हमारे लिए, यानी कि वो यूजलेस है, यूजफुल नहीं है, कोई काम का नहीं है, हमारे बॉडी में वो ना भी हो तो हमको उसकी जरूरत नहीं है, ऐसे ऑर्गन को हम बोलेंगे वेस्टिजियल ऑर्गन। सो डीजनरेटेड और अंडर डेवलप यूजलेस ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड वेस्टिजियल organs. Now vestigial organ takes thousands of years to degenerate according to the principle of natural selection. Principle of natural selection के हिसाब से उन्होंने बोला है कि इसको thousands of years लग जाते हैं डिजनरेट होने के लिए। धीरे धीरे डिजनरेट हो रहे हैं, हमारे बॉडी को उस चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, जरूरत नहीं है, तब उसको यूज नहीं करेंगे तो वो धीरे धीरे डिजनरेट होते जा रहा है, यानी कि डिसअपियर होते जा रहा है। नाउ द सच ऑर्गन दो नॉन फंक्शनल इन सर्टेन ऑर्गेनिज्म इट में बी फंक्शनल इन द अदर ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि वही बोला है, कुछ ऑर्गन्स हमारे बॉडी के लिए यूजफुल नहीं, यानी कि हमारे लिए फंक्शन नहीं करते, हमारे लिए वो काम के नहीं है, लेकिन वही ऑर्गन दूसरे एनिमल्स के लिए काम के है। जैसे कि वही बात आ जाती है अपेंडिक्स की। अगर मैं अपेंडिक्स की बात करूं तो हम में यानी कि ह्यूमंस में उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन वही अगर कोई एनिमल की बात करें जो कच्चा खाता है, जैसे कि हमारे गाय भैंस बैल हो गए, तो ये कच्चा खाते हैं, उनमें उस चीज की जरूरत है और वो फंक्शन करता है। सो अपेंडिक्स विच इज यूजलेस टू ह्यूमन, देखो इसने भी वही बोला है कि जो अपेंडिक्स है वो क्या है, यूजलेस है ह्यूमन के लिए, इज यूजफुल एंड फुल्ली फंक्शनल ऑर्गन इन रूमिनेंट्स। सिमिलरली मसल्स ऑफ ईयर पिन्ना विच आर यूजलेस टू ह्यूमन विच आर एंड आर यूजफुल मंकी फॉर द मूवमेंट ऑफ ईयर पिन्ना। ना जो ये ईयर पिन्ना है हमारे लिए क्या है, हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लेकिन वही मंकी उसके लिए मूवमेंट के लिए काम में वो आता था। नाउ अब तीन चीजें देख चुके हम, टोटल तीन चीजें। इज द फर्स्ट वन इज मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस, सेकंड वन इज द एनाटॉमिकल, थर्ड वन इज द वेस्टिजियल ऑर्गन। अब चलते अपन पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस। पेलियंटोलॉजिकल क्या होता है, फॉसिल्स की स्टडी। अच्छा फॉसिल्स क्या होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं डायनासोर थे, भाई पता कैसे चला डायनासोर थे, उनके क्या मिले हमको, फॉसिल्स मिले, यानी कि उनकी हड्डियां मिली, उनके एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर थे वो मिले। सो जो उनकी जो भी फॉसिल्स मिले उसको, उसकी स्टडी को अपन बोलते हैं पेलियंटोलॉजी, और वैसे एविडेंस को क्या बोलेंगे अपन, पेलियंटोलॉजिकल एविडेंस। नाउ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स, देखो सिंपल सा लिखा है, द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पेलियंटोलॉजी। नाउ द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म गेट बरीड ड्यू टू डिजास्टर। देखो अब क्या होता था स्टार्टिंग में, मतलब पहले कुछ ना कुछ जनरेशन रही होगी, कोई भी जो भी ऑर्गेनिज्म था वहां पर कोई डिजास्टर हो गया, नेचुरल डिजास्टर यानी कि अर्थक्वेक आ गया या फ्लड आ गया, जिसके वजह से वो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म मर गए, फिर क्या हो गया वो जमीन में दब गए, फिर कुछ और नए ऑर्गेनिज्म आए, फिर ऐसे कोई नेचुरल डिजास्टर, फिर वो जमीन में दब गए, तो वो क्या हो गए, जमीन में दब गए। तभी ना जाके आज हम कहीं ना कहीं के लैंड अपन क्या करते हैं, खोदते हैं, तो कुछ हमको देखने को मिलता है, कुछ ऑर्गेनिज्म के हमको बॉडी मिलती है, बोन मिलते हैं, कुछ उस टाइम पे जो पुराने टाइम पे जो भी चीजें रही होगी वो हमको खुदाई में मिलती है। सो वही क्या होता है कि बरीड हो जाते हैं ड्यू टू डिजास्टर्स लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, वोल्केनोज एक्सेट्रा। रेमनेंट और जो बचे हुए हैं वो क्या हो जाते हैं, प्रिजर्व हो जाते हैं अंडरग्राउंड, दिस आर कॉल्ड फॉसिल्स, और उन्हीं को हम बाद में जब निकालते हैं उन्हीं को तो हम फॉसिल्स बोलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोल रहे हैं, फॉसिल्स बोल रहे हैं। नाउ द स्टडी ऑफ फॉसिल is helping understand the characteristic of living organism that exist in past. Now the carbon dating method is useful paleontological for determining the age of human fossil. Fossils are obtained the specific depth of the earth. देखो क्या बोल रहा है कि हम पता लगा लेते हैं, अगर हमको कोई फॉसिल मिला तो हम क्या बोलते हैं कि भाई ये 10,000 साल पुराना है, ये 15,000 साल पुराना है, ये 20,000 साल पहले आया था, ये एनिमल 20,000 साल पहले रहा था। तो हम ये एज पुरानी पता कैसे लगा रहे हैं, हम तुक्का मार रहे हैं क्या भाई, हमको कैसे पता चल रहा है कि ये इतने साल पहले ही आया होगा, इतने हजारों साल, इतने लाखों साल पहले। सो हम क्या कर रहे हैं, उसका कार्बन डेटिंग कर रहे हैं। कार्बन डेटिंग एक मेथड है, कार्बन डेटिंग क्या है, एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, हम उस एनिमल की एज पता कर लेते हैं कि ये कितने साल पहले आया था। आपने देखा होगा बहुत सारी पिक्चर्स में, या जैसे कि आपने राम सेतु पिक्चर देखा होगा, तो उसमें वो अक्षय कुमार वो राम सेतु जो भगवान ने बनाया था उसमें से एक पत्थर निकाल के लाता है और उसकी कार्बन डेटिंग करता है और फिर बताते हैं कि हाँ ये जो पत्थर है एग्जैक्ट उसी टाइम का है जब राम भगवान
थे। सो ये क्या है, उसने कैसे ये सारी पुरानी चीजें पता की? तो उन्होंने क्या किया, कार्बन डेटिंग की उसकी। क्या की? कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक मेथड है जिससे हम जो भी है एज पता कर सकते हैं। अब ये कैसे पता कर सकते हैं? सो कार्बन डेटिंग से ही नाम पता चल रहा है कार्बन। सो हम जब तक कि इंसान जिंदा रहता है कार्बन कंज्यूम करते रहता है, वो फूड में हो या किसी भी चीज में, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है हमारे बॉडी में। सो एक टाइप का कार्बन प्रेजेंट है। सो कार्बन जो है उसके आइसोटोप्स प्रेजेंट होते हैं, C14 और C12। सो जैसे जैसे बॉडी डिग्रेड होते जाती है, बॉडी जैसे जैसे डिग्रेड होते जाती है, यानी कि डेड होने के बाद क्या होता है, डिग्रेड होते जाती है, वैसे वैसे कार्बन भी क्या होने लगता है, धीरे धीरे डिके होने लगता है, खत्म होने लगता है। सो कार्बन 14 और कार्बन 12, इन दोनों के बीच के डिफरेंस से वो उस एयर का पता लगाते है। ये एक सिंपल सी चीज है, कुछ नहीं ज्यादा आपको दिमाग लगाना है इसके पीछे। कौन सी मेथड है? कार्बन डेटिंग। बस इतना ध्यान में रखना है। नाउ अब उसके बाद क्या बोला है इन्होंने कि fossils of invertebrates were seen in Paleozoic era. Later fossils in amphibians, Pisces are seen. Fossils of reptiles are seen in Mesozoic era. Aves and mammals are seen in the Cenozoic era. जो अभी का ईरा चल रहा है वो कौन सा ईरा है? Cenozoic era. जब आप देखोगे तो बहुत सारे ईराज, टोटल 6 ईराज में डिफाइन किया गया हुआ है। उसमें से Paleozoic era, Mesozoic era, Cenozoic eras है। उस टाइम पे अलग अलग एनिमल्स से, यानी कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पर हमको देखने को मिले। नाउ द फ्रॉम दिस सीम्स दैट वर्टिब्रेट्स हैव बीन स्लोली ओरिजिनेट फ्रॉम द इनवर्टिब्रेट्स। तो क्या बोल रहा है कि जो वर्टिब्रेट्स है, हम वर्टिब्रेट्स है, हम क्या है? वर्टिब्रेट्स। क्यों? क्योंकि हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट है। ये जो आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो ना, उसको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रल कॉलम। और जिसके पास वो वर्टिब्रल कॉलम होगा उसको बोलेंगे अपन वर्टिब्रेट्स, और जिसके पास ये वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट नहीं होगा उसको बोलेंगे अपन इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है। सो जिसके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगा वर्टिब्रेट्स, जिसके पास प्रेजेंट नहीं होगा उसको बोलेंगे इनवर्टिब्रेट्स। अब बहुत सारे आपने एनिमल देखे होंगे, ऑर्गेनिज्म देखे। सांप को देखा है? सांप को ऐसे ऐसे रेंगता है, उसके पास वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है क्या? वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है? अगर होता तो वो ऐसा लगता है कि ये मूवमेंट शो कर पाता? नहीं, उसके पास वो वर्टिब्रल कॉलम नहीं है, इसीलिए वो क्या है? वो इनवर्टिब्रेट्स है। लेकिन हमारे पास प्रेजेंट है तो हम क्या है? वर्टिब्रेट्स। तो ये क्या बोल रहा है कि जो वर्टिब्रेट्स है, वर्टिब्रेट्स कहां से आए हुए हैं? इनवर्टिब्रेट्स में से। ठीक है। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर द स्टडी ऑफ इवोल्यूशन। और जो फॉसिल्स की स्टडी करना बहुत जरूरी है ताकि उससे हमको पता चले इवोल्यूशन के बारे में। ठीक है। फिर कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक फिर मैंने आपको बोला था, कनेक्टिंग लिंक क्या होगा? वही जो दो चीजों को बीच में क्या करके रखेगा? उसको कनेक्ट करके रखेगा। कुछ तो चीजें होगी, यानी कि भाई इंसान, यानी कि मैमल्स कहां से आया? रेप्टाइल से, एव्स से, बहुत सारी चीजें हैं। सो सम प्लांट्स एंड एनिमल शो सम मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर बाय विच दे कैन बी रिलेट टू अ डिफरेंट ग्रुप। उनके जो कैरेक्टर्स है उसके वजह से हम क्या कर पाते हैं? रिलेट कर पाते हैं आपस में। हैंस दे आर कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक्स। तो देखो एग्जांपल क्या बोला है? पेरिपेटस शो कैरेक्टर ऑफ एनेलिड्स लाइक सेगमेंट बॉडी, थिन क्यूटिकल एंड पैरापोडिया लाइक ऑर्गेनिज्म। एक पेरिपेटस होता है ऑर्गेनिज्म, उसके पास नहीं क्या ऐसे पैरापोडिया प्रेजेंट होते हैं, छोटे 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 छोटे, ये ऐसे 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 पैर्स होते हैं उसके, तो उसको क्या बोलते हैं? पैरापोडिया। सो वही पैरापोडिया क्या बोला है? एनालिड्स के जैसे उसके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। सो देन नेक्स्ट क्या बोला है? सिमिलरली द एनिमल शो ट्रैकियल रेस्पिरेशन बाय ओपन सर्कुलेशन सिस्टम सिमिलर टू द आर्थ्रोपोड्स। यानी कि जो एनिमल्स के पास ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, यानी कि आप देखोगे एक लंग फिश होती है। लंग फिश वो तो फिश है लेकिन उसको पानी में रहना है, लेकिन उसके पास फिर भी लंग्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? लंग्स प्रेजेंट है। दिस इंडिकेट पेरिपेटस इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। नाउ फिर क्या बोलता है कि डक बिल्ड। अच्छा, प्लेटिपस, एक प्लेटिपस करके क्या है? एनिमल है। प्लेटिपस एक एनिमल है, वो क्या है? अंडे देता है। क्या देता है? अंडे देता है। लेकिन उसके पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, उसके पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब बताओ, जो मैमल्स बोलते हैं ना, हम क्या बोलते हैं? मैमल्स। मैमल्स को मैमल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। लेकिन मैमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है, इसलिए हम उनको मैमल्स बोलते हैं। यानी कि जिन एनिमल्स के पास मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट है उनको अपन मैमल्स बोलते हैं। लेकिन जो मैमल्स होते हैं वो अंडे नहीं देते, यानी कि वो ओवीपैरस नहीं होते, वो वीवीपैरस होते हैं।
फिर देखने चले जाए तो हम जो रेप्टाइल्स होते हैं वो क्या देते हैं, अंडे देते हैं। तो यहां पर देखो ये जो प्लेटिपस है ना, इसके पास मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट है, लेकिन उसके साथ साथ वो अंडे भी देता है। सो ये क्या हुआ, कनेक्टिंग लिंक हुआ है, यानी कि मैमल्स और रेप्टाइल्स के बीच में बोल सकते हैं हम। नाउ द प्लेटिपस ले एग लाइक रेप्टाइल्स बट शोज रिलेशनशिप विथ मैमल्स टू, ड्यू टू किसके कारण, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, इस मेमोरी ग्लैंड के प्रेजेंट होने के कारण। दिस इंडिकेट्स दैट platypus is connecting link between reptiles and mammals, किसके बीच का, reptiles और mammals के बीच का क्या होगा, वो connecting link होगा। वही लंग फिश की बात की इसने, जो कि क्या करता है, respiration करता है through lungs respective being fish. This example indicate that mammals are evolved from reptiles and amphibians from fishes. ठीक है, यहां तक के क्लियर है। तो हमने अभी तक के शायद मॉर्फोलॉजिकली, एनाटॉमिकली, वेस्टिजियल ऑर्गन, कनेक्टिंग लिंक, और अब हमारा फिफ्थ वन आता है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। सो एम्ब्रियोलॉजिकल यानी कि देखो स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो सारे एम्ब्रियोज होते हैं, सारे जो एम्ब्रियो होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो फीटस डेवलप होता है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फीटस डेवलप होता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि जो धीरे धीरे उनमें बहुत सारी काफ़ी सारी स्टेजेस आती है, जैसे 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 एम्ब्रियो डेवलप होता है। सो ये देखो यहाँ पर क्या है कि ये एम्ब्रियो है, ये क्या है, ये एम्ब्रियो है। थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, यस। तो जैसे कि ये फिश का है, ये फिश है, ये सैलामेंडर, ये टॉर्टॉइस, ये चिकन, ये पिग, ये काऊ, ये रैबिट, और ये मैमल्स है, यानी कि मैन है। तो ये जो फर्स्ट स्टेज है, देखो ये जो फर्स्ट स्टेज है लगभग सभी में सेम है। आप यहां पर डिफरेंशिएट कर पा रहे हो क्या, नहीं। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है वहां पर फिर वो अपना धीरे धीरे अपना एक्चुअल स्ट्रक्चर लेने लगते हैं। फिर ये जो थर्ड स्टेज में हमको दिखता है कि नहीं, लेकिन जो फर्स्ट स्टेज है लगभग सभी में कॉमन है, सभी में क्या है, सेम है, सभी में सेम है। तो हम बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टेज है वो सेम है, यानी कि जब सभी की स्टेजेस सेम है तो ये कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर इनके होंगे, यानी कि ये एक ही जगह से आए हुए हैं। और हमको इस एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में यही प्रूफ करना है। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। सो देखो क्या बोल रहा है एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस में कि स्टडी ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। देन द यंग एम्ब्रियोज ऑफ वर्टिब्रेट लाइक फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स शोज एक्सट्रीम सिमिलरिटीज ड्यूरिंग इनिशियल स्टेज। जो इनिशियल स्टेज था, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट स्टेज था, वो सभी में कैसा था, सेम था, लगभग वहां पर सब सेम दिख रहे थे। फिर आगे नेक्स्ट स्टेप में वो क्या हो रहे थे, डिफरेंशिएट हो रहे थे। नाउ दिस सिमिलरिटीज decreases gradually. Similarities in the initial stage indicates common origin of all this animal. वो क्या बताता है कि इसके कॉमन ओरिजिन रहे होंगे, सभी के एंसेस्टर सेम रहे होंगे। ठीक है, यहां तक के क्लियर है। सो आज हमने क्या देखा, पूरा हमने देखा इवोल्यूशन के बारे में और उसके एविडेंस के बारे में। टोटल 5 एविडेंस देखे। फिर अब हम हमारे नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के बारे में देखेंगे इसी चैप्टर के। सो ठीक है, यहां तक के क्लियर है, सारे डाउट्स क्लियर है। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू।